बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कश्मीर का मसला जो है उसके ऊपर दफ्तर खारजा जो है उसका स्टेटमेंट भी आया है, मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट भी आया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, और इसके अलावा अहकाम जारी किए गए सफारती मामले पे भी इस मसले को उठाया जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान इस मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पूरे तरीके से उठाएगा और इस मुकदमे को पूरी तरह से लड़ेगा? क्योंकि कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए हमेशा से इंतहाई अहम है। भारत के साथ हमारे जितने भी मामलात हैं उनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान की जानिब से हमेशा कश्मीर का मसला होता है। और ये जो वानी वाला इंसिडेंट है, जो बुरहान वानी को शहीद किया है भारतीय फौजियों ने, उसकी वजह से भारत का एक और प्रोपेगेंडा जो था, जो हमेशा से वो करते थे कि पाकिस्तान मुजाहिदीन भेजता है, पाकिस्तान यहाँ से लोगों को भेजता है जो वहाँ जाके लड़ाई करते हैं, ये भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। इसलिए कि ये वहाँ के एक स्कूल टीचर का बेटा है, स्कूल के एक प्रिंसिपल का बेटा है, और उनके 2 बेटे शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, और इसके जितने साथी वहाँ पे मौजूद थे इसके साथ, उन सबका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है। तो अब कश्मीर में जो तहरीक है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है और मामला सामने आ रहा है कि कश्मीर के अंदर से नौजवान उठ रहे हैं भारतीय जारहियत के खिलाफ, और वो मुसल्ला भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्थरों से भी लड़ते हैं, सड़कों पर एहतजाज भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, पाकिस्तान के झंडे भी उठाते हैं। तो अब बैनुल-अक़वामी सतह पे इस मसले को उठाने का बड़ा ज़बरदस्त मौका पाकिस्तान को मुहैया हो गया है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगी? और नरेंद्र मोदी जो जंगी जराइम कर रहे हैं इस वक्त, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। जो हालात इस वक्त कश्मीर में है, जब वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, तो इसका मुकदमा क्या पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे लड़ेगा? क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है, और इंडिया अपना क्लेम करता है, पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिला है। इन मामलात पे मुझे बात करनी है। साथ ही साथ एहतजाजी सियासत जो है उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। एतजाज हसन साहब को एक और बिल बनाने के लिए पनामा के हवाले से टास्क दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो वो सेनेट में पेश करेंगे एतजाज हसन साहब बनाने के बाद। तो एहतजाजी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? और एक नई चीज़ आज बड़ी डिस्कस होती है सारे दिन खबरों में कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने एक और शादी कर ली है और उनकी तीसरी शादी हो गई है। इस बारे में पहले खबरें आई, बाद में तरदीद आई, उनकी अपनी भी एक ट्वीट आई। लेकिन सबको अच्छी तरह याद है कि जब रेहाम खान से इमरान खान साहब की शादी हुई थी तो उस वक्त भी सारी की सारी तहरीक इंसाफ जो है वो डिनाइल में चली गई थी। तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो मुमकिन है इस मरतबा फिर ऐसा हो, लेकिन खान साहब की बड़ी क्लियर एक ट्वीट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने भी शादी नहीं की, जब मैं करूंगा तो पब्लिकली करूंगा, सबको बताऊंगा, और ये जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ कमरुज़्ज़मान कार साहब मौजूद होंगे, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद होंगे, और आरिफ अलवी साहब मौजूद होंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं कराची से, कमरुज़्ज़मान कार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, आप इस्लामाबाद में हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर देंगे प्रोग्राम के बीच में। कार साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान हुकूमत के पास कितना बड़ा मौका है अब, जो एक नई वेव आई है कश्मीर में, इस मुकदमे को लड़ने का बैनुल-अक़वामी सतह पे हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं अब? इमरान खान, कश्मीर में होने वाले मजालिम पे सारी कौम बहुत दुखी है, और यकीनन हम अपने उन भाइयों के बहनों के दुखों में भी शरीक हैं, और हर तरह उनकी जो इमदाद है, सियासी हो, सफारती हो, मुख्तलिफ सतहों पर, वो भी जारी है और जारी रखनी है। पाकिस्तान को ये मुकदमा और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से दुनिया के फोरम्स पे पेश करने की और लड़ने की ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, ये कश्मीर का इशू है, कश्मीरियों का इशू है, और इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने अपना खून दिया है, और बड़ी बड़ी कुर्बानियां, जो शायद खून से बड़ी कुर्बानियां हैं, वो भी दी हैं। हत्ता कि दुनिया के वो ब्रूटल तरीन जो फौजें होती हैं, जब आप किसी कौम का मोराल तबाह करने के लिए उनकी औरतों की असमतें लूटते हैं कि इससे लोग खौफजदा होके, परेशान होके ये मूवमेंट छोड़ दें, वो भी वहां कर गुजरे, लेकिन ये जज्बे मान पड़ने वाले नहीं है। हाँ, इशू ये है कि पाकिस्तान इस मुकदमे का एक फरीक है, हम कश्मीरियों के साथ है। क्या पाकिस्तान की आवाज दुनिया के उन फोरम्स पे मुअस्सर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है
पाकिस्तान को यकीनन अपनी सफारती कोशिशें भी करनी है, इखलाकी कोशिशें भी करनी है, सियासी कोशिशें भी करनी है, लेकिन हम किस हैसियत में हैं? दुनिया में कमजोर कौमों के मुकदमात नहीं सुने जाते। ये जो आलमी इदारे बने हुए ना, यूएन है या ये बाकी इदारे हैं, ये ताकतवर अक़वाम के हैं। अगर अमरीकी चाहेंगे, अगर यूरोपियन चाहेंगे, अगर रूस वाले चाहेंगे, चीन वाले चाहेंगे तो मामले सुने जाएंगे। या आज हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरा हुआ है, दुनिया के साथ वो बराबरी के साथ डील कर रहा है। पाकिस्तान को एक मुहज़्ज़ब, एक ताकतवर कौम के तौर पे सामने आना होगा, सिर्फ मिलिट्री पावर के तौर पे नहीं। जब तक हम ये नहीं करते, हम अपने लिए इंसाफ नहीं ले पाएंगे। हम दुनिया को, जब तक दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान दुनिया में एक मुहज़्ज़ब मुल्क के तौर पे, एक ताकतवर इकोनॉमी के तौर पे सामने नहीं आएगा, दुनिया पाकिस्तान की आवाज नहीं सुनेगी, पाकिस्तान अपने लिए और कश्मीर के लिए वो मुअस्सर मुकदमा नहीं लड़ सकेगा। सो हमें अपने घर की खबर लेनी चाहिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, और दुनिया के साथ हमारा मुकालमा या जो मामला है वो बेहतर लेवल पे लड़ा जाएगा, तो हम कश्मीर के मुकदमे में बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे और हिंदुस्तान के मुकाबले में हमारी आवाज को भी वजन मिलेगा। वरना मुझे लगता यूं है कि कमजोर कौमों की तरह हम जदोजहद करते रहेंगे। कश्मीरियों की जंग अल्टीमेटली फतह इनकी होनी है। जितना खून और जितनी कुर्बानी कश्मीरी दे रहे हैं और दे चुके हैं, ये रायगा जाने वाली तो नहीं है। इसको स्पीड अप करने के लिए पाकिस्तान का अपना मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तगड़ा होगा तो आकिफ है, हम इस मुकदमे को ज्यादा अच्छा लड़ेंगे, ये हकीकत है सर। लेकिन आरिफ अलवी साहब, ये इंसानी हुकूक की बुनियादों पर ये कितना मजबूत मुकदमा है? वॉर क्राइम्स कर रहा है भारत, और अब उसके बाद ये बहाना भी नहीं है कि पाकिस्तान से आए थे हमलावर, ये वहां के रजिस्टर्ड शहरी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को इस मामले में खास तौर पर, क्योंकि कश्मीर कमेटी पार्लियामेंट में भी मौजूद है, उसका काम यह था कि इंटरनेशनल ओपिनियन मोबिलाइज करे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं 2-2.5 साल से 3 साल से पार्लियामेंट में हूं, मुझे कुछ नहीं पता कि कश्मीर कमेटी क्या कर रही है। पहले तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के अंदर उस कमेटी को फाल होना चाहिए था, ऐसे वक्तों पर वो काम आती। दूसरी बात आपको बताऊं, परसों सुबह मुझे इंडियन सोशल मीडिया से पता चलना शुरू हुआ कि वो तदफीन के लिए कितना बड़ा जनाब लोग जमा थे। उसके बाद पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था, और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जब ये मिलिटेंट को पकड़ते हैं या घेराव करते हैं तो सारी आबादी बाहर निकलती है उस मिलिटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो पाकिस्तानी मिलिटेंट नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। सारी आबादी पुलिस पर पथराव करती है, सारी आबादी जो है वो फौजियों के ऊपर पथराव करती है, रिएक्ट करती है, कोशिश करती है कि वो मिलिटेंट जो उनकी जंग आजादी लड़ रहा है उसको वो आजाद कराया जाए। आप देख लीजिए जो अभी वानी शहीद हुआ, तो उसके लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ। तो परसों सुबह से जब मुझे इत्तलात मिलने लगी तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान चाहिए। मैंने कहा फॉरेन ऑफिस कहां सो रहा है, मगर शाम तक फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन आया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको अच्छी तरह रिपोर्ट कर दिया था। पाकिस्तान की हुकूमत तो स्विफ्ट होना चाहिए था ना। तीसरी बात, अब करें क्या? देखिए, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, क्योंकि आज कश्मीर कमेटी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने मजम्मत की है कश्मीर के अंदर जो कुछ भारतीय हुकूमत कर रही है। मगर मैं इस बात पर मुतमईन नहीं हूं कि सिर्फ मजम्मत की जाए। मैं समझता हूं कि आप इस बात से आपको वाकिफ होना चाहिए था, कश्मीर कमेटी को और पाकिस्तान की हुकूमत को, कि एंटायर मीडिया इज ब्लॉक्ड फ्रॉम श्रीनगर। मीडिया श्रीनगर इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं देते, चुन चुन कर ऐसे चंद लोगों को जाने देते हैं जो खराब रिपोर्टिंग नहीं करें। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को सोशल मीडिया को फैसिलिटेट करना चाहिए था। वहां से हमारे भाई मुझे तस्वीरें भेज रहे थे, मैं उनको सोशल मीडिया पर रीट्वीट कर रहा था। आज अली गिलानी साहब के कुछ ट्वीट्स आई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी आज 33rd आदमी शहीद हो गया। अच्छा, जब उन्होंने अपना फेसबुक का रेफरेंस दिया तो मैंने जाकर उनकी सारे फेसबुक रेफरेंसेस दिए, देखे
सब वहां से डिलीट हो चुके थे। मैं समझता हूं कि जब कोई इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं आ रही हो तो सोशल मीडिया को के जरिए हुकूमत पाकिस्तान और हमारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं इस बात को लेकर चलें। आपको मालूम है कि जब मिस्र के अंदर तहरीर स्क्वायर हुआ था, सोशल मीडिया ने कमाल दिखाया था। गाजा के अंदर सोशल मीडिया चीजों को लेकर चलती है जब हिंदुस्तानी हुकूमत उसको बंद करे। तीसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल जो है फोरम्स के अंदर पाकिस्तान को जाना चाहिए। हमारा फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर को दुनिया के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ममालिक के, चाइना जाए, रशिया जाए, ये मौका है इस बात को उठाने का कि कश्मीर की आजादी के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने डेलीगेट्स भेजे। इसको एक नेक्स्ट लेवल पर इस बात को ले जाना चाहिए। ये रूटीन मजम्मत की बात नहीं है, रूटीन कंडेमनेशन की बात नहीं है। ये इंडिया छुपा रहा है चीजों को, इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया 79 लोगों को मार रहा है, रोजाना लोग शहीद हो रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से निकलकर शहीद हो रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि हम अपने भाइयों के एतबार से जो पीसफुल स्ट्रगल करते रहे हैं, पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत वहां पर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही। मैं भी वाकिफ हूं, मगर इंडिया अपनी कौम को यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो दहशतगर्द हैं वो आए हैं। अरुंधति रॉय वहां 4-5 नहीं, इसमें देखें, इंडिया ने हर जगह पे प्रोपेगेंडा किया है, निकल गया है। इंडिया ने हर जगह प्रोपेगेंडा किया है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ छोटी सी चीज को भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। मैं यही कायरा साहब, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया मौका हाथ से नहीं जाने देता। अब आपके पास क्या मौका है? कम से कम प्राइम मिनिस्टर को, आलमी सरबराहान को, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टेलीफोन तो करने चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो इनके पास है, हसासियत बतानी चाहिए। बिलाशुबा ये मैंने पहले भी गुजारिश की कि हर फोरम पे इस मामले को उठाने की जरूरत है। सरताज अजीज साहब को इस मामले में बड़ी स्पीड के साथ उन ममालिक में विजिट करने चाहिए, जाके उनको अपना मुकदमा पेश करना चाहिए। कश्मीरियों के होने वाले इस जालिम की दास्तान उनके सामने रखनी चाहिए। हिंदुस्तान का असल चेहरा सामने लाना चाहिए। हिंदुस्तान का इस वक्त जो हुकूमत है वो एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो वजीर आजम का हलफ लेने से एक दिन पहले तक दुनिया के उन ममालिक में टेररिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड था, उनकी लिस्ट में था, और वो उसको वीजा अलाउ नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो उनका चीफ मिनिस्टर भी था या उनका इलेक्टेड नुमाइंदा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत से किसी इंसानी बेहतरी की या इंसानी हकूक की कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे गैर मुस्लिम जो मुसलमान हैं उनको, या दीगर जो कमजोर मज़ाहिब हैं, वहां पे कमजोर कौमियतें हैं हिंदुस्तान के अंदर उनको, क्योंकि वो तो एक इंतहा पसंद हिंदू है और उसने ताकत का मुजाहरा, ताकत का इस्तेमाल किया है। अब वो हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर मजीद फौज भेज, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सर मियां नवाज शरीफ देखें, इनके ताल्लुकात के ऊपर तो आप भी उंगली उठाते हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि मोदी का जो यार है। अब मियां नवाज शरीफ साहब को लगता है कि आलमी सतह पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मियां साहब की गवर्नमेंट जो है वो इस मुकदमे को लड़ेगी। देखिए, हम यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान को ये मुकदमा दुनिया के सामने रखना चाहिए ना। अगर दुनिया भी बड़ा दोगलेपन के शिकार है, ये ममालिक कोई किसी मुल्क के साथ कोई इंसानी हकूक के देखिए बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, इराक के अंदर अभी रिपोर्ट आई है कि जिस बुनियाद के ऊपर इराक के ऊपर चढ़ाई की गई थी, जंग मुसल्लत की गई थी, उसका वजूद ही नहीं था। तो इस तरह के ये अक़वाम जो है ये अपने अपने मुफाद के लिए ताकतवर कौमें, जहां से उनके मुफाद है उसके साथ उनके ताल्लुक होते हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम जो कल तक दहशतगर्द डिक्लेयर था, जब अब जाता है अमेरिका, उसको जो वेलकम दिए जाते हैं वो आपके सामने है। अब उसका असल चेहरा दिखाने का जो बात मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तान को मजबूत बनना होगा, वो बुनियादी शर्त है, लेकिन उसको एक्सपोज करने के लिए तो आज मौका है। आज बिल्कुल डॉक्टर आरिफ साहब बड़ी ठीक बात कह रहे हैं, मैं सब पे सेकंड करता हूं उसको, कि वजीर आजम पाकिस्तान को, सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक को, ये हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं इनको भी थोड़ी सी होश देनी चाहिए कि जनाब आप भी थोड़े से होश कर ले, हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। सऊदिया तो बुला के अवार्ड मोदी साहब को, वो जंगी जुराइम कर रहे हैं, उनको बुला के अवार्ड दे रहे हैं सऊदी अरब। फिर भी ईरान के साथ उनके ताल्लुकात आपके सामने, हमारी हुकूमत को, इमरान वो ये ताल्लुकात मुल्कों के जरूर होते हैं, वो उसको आप रोक नहीं सकते,
बट सवाल यह है कि इन मुसलमान मुल्कों को भी और बाकी दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी फोन करके कम से कम वजीर आजम साहब अपने डेलीगेशन भेज के ये काम उनको करना चाहिए, और कश्मीर कमेटी को भी अब मेरे ख्याल में अपना असल काम पे आ जाना चाहिए। बाकी काम तो वो बहुत कर चुके, अब उन्हें भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी और खासतौर पर दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान की पार्लिमान जो अक्रॉस द पार्टीज है वो कमेटी के मेंबरान जाएं, दुनिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा पेश करें जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं। वरना कश्मीर कमेटी सिर्फ पाकिस्तान प्रिविलेजेस का नाम तो नहीं है। ठीक, बड़ी मेहरबानी। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आते हैं मेरे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मसला कश्मीर के मामले पे हम बात कर रहे थे, थोड़ा पाकिस्तान के इंटरनल हालात पे भी हमने बात कर दी, क्योंकि कायरा साहब ये फरमा रहे हैं अभी कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, तो हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा मुअस्सर होगी इंटरनेशनली। तो कायरा साहब, पाकिस्तान में तो एहतजाजी सियासत शुरू होने वाली है, अजीब अजीब किस्म की हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। कोई कह रहा है मार्शल लॉ लगने वाला है, कोई कह रहा है जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, और इस तरह के हालात में जब पाकिस्तान में ऑपरेशन भी हो रहा है, एक एहतजाजी सियासत भी शुरू हो जाएगी, एक बहरान पहले से पैदा हुआ है, तो हम कैसे अपनी बात किसी को बता सकते हैं सर? और क्या अब कोई और रास्ता नहीं है, यानी एहतजाज अब होगा? जी कार साहब, मेरा आपसे सवाल था, अगर आपने सुना तो। आपको आवाज में डिस्टॉर्शन है, थोड़ा रिपीट कर देंगे सवाल। जी कार साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि भी आपने कहा कि पाकिस्तान जितना मुस्तहकम होगा उतनी उसकी मुअस्सर आवाज होगी इंटरनेशनली। तो इस्तेहकाम तो सर यहाँ नहीं है, मामलात ईवानों में जिस तरह फंसे हुए हैं, जिस तरह एहतजाजी सियासत शुरू होने वाली है, ऑपरेशन से हम पहले गुजर रहे हैं, तो इन सारे क्राइसिस के अंदर अपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए? यानी आपके पास एहतजाज के अलावा कोई और अब रास्ता नहीं है? देखिए, अपोजिशन तो हर मुमकिन जो रिस्ट्रेंट्स हैं वो कर रही है। अब इस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हमने तो गवर्नमेंट के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को माना है। दुनिया में होता यह है, ट्रेडिशन यह है कि अपोजिशन डेडलॉक क्रिएट करती है। यहाँ हुकूमत के सारे मुतालबात अपोजिशन मान रही है और हुकूमत अपोजिशन का कोई एक मुतालबा मानने को तैयार नहीं है। उस सूरत हाल में जब डेडलॉक क्रिएट होता है तो अपोजिशन के पास क्या रास्ता रह जाएगा? या तो हम अपने मुतालबे से पीछे हट जाएं, वो आप बता दीजिए क्या वो मुमकिन है, और अगर वो नहीं तो फिर अवामी राब्ते का एक सिलसिला शुरू किया जाता है। उससे सिस्टम को तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज वजीर आजम साहब की तरफ से जो इशारे मिले हैं, जो बात आई है कि उन्होंने डार साहब को कहा कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, जो वो चाहते हैं वो भी हो और जो गवर्नमेंट चाहती है वो भी हो, तो इससे उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल कर जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज अखबारात में है, कल कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इश्तिहारात लगे थे जिसको एक इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि शायद कोई सिस्टम को खतरा पैदा हो गया। गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे हैं कि जी सिस्टम को खतरा, कोई खतरा नहीं है सिस्टम को। आज वजीर दाखिला को चाहिए कि इसके पीछे जो साजिश है, ये जिन लोगों ने इश्तिहार लगवाए हैं उनके नाम बयां करें, सामने लाए उनको, कौन साजिश कर रहा है सामने लाए उनको। नहीं, वो कुछ सामने भी आ गए हैं, सामने भी आ गए हैं। एक मिनट इमरान, एक मिनट। मैं ये समझता हूं, हमें ये शक है कि कहीं गवर्नमेंट तो ये काम खुद नहीं करा रही कि झूठा शेर आया और ये नारे लगा के हमें डरा के ये कौम का तासुर इस तरह देना चाहे कि जी सिस्टम को डिरेलमेंट हो रही है। कुछ नहीं है। फौज की तरफ से भी इसकी वजाहत होनी चाहिए कि ये कौन है लोग जो इस तरह के इश्तिहार लगवा रहे हैं, और खासतौर पर वजारत दाखिला को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि कौन लोग हैं, इनको नुमाया राणा साहब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी राणा साहब कर रहे हैं। खड़े हैं। राणा साहब, आप क्या सोच रहे हैं? सिस्टम डीरेल हो जाएगा या इसके आप कह रहे हैं मुमकिनात हैं कि ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचा देंगे अपोजिशन वाले? आप ये किस बुनियाद पे कहते हैं? ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब खुद। जी इमरान साहब, मैं और जो दीगर शुरका हैं इस प्रोग्राम के, उनसे बड़ी माजरत कि मैं आज पहुंच नहीं सका। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है, देखें ये जो मूव ऑन तंजीम है और जिसके वो है कन्वीनर कामरान साहब, जो फैसलाबाद के रहायशी हैं, ये एक नौ दौलतिया है और इससे पहले ये तमाम पार्टियों के पीछे भागा फिरता रहा है कि मुझे किसी न किसी जगह पे जो है ना वो कोई रहनुमाई का जो है वो जरिया तरीका मिल जाए।
मुझसे भी ये कई दफा मिला है और इंतहाई बेहसियत आदमी है। ये अपने उस मोहल्ले इलाके से एक जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो लगता ये है कि उस आदमी ने, जिस तरह से होता था ना अंबर शहजादा, वो कोई ना कोई इस किस्म की जो है वो अलहदा से बात करता था ताकि लोगों में जो है वो उसका तारुफ हो और वो कोई किसी तरह से जो है ना वो मर्कज़े नगाह बने। राइट। तो ये इस किस्म का आदमी है। इसकी मैं समझता हूँ कि कोई वक़्त नहीं है, आप ये कह रहे हैं। इसका कोई यानी इसकी कोई, लेकिन राणा साहब जो नहीं है, जो आपके खदशात हैं वो उसके साथ मैं रहे हैं। खदशात अपोजिशन के नहीं, अपोजिशन कहती कोई खतरा नहीं। खदशात आपको, इमरान साहब, ये जो खदशात है ना, देखिए इस वक्त तमाम सूक और जो सियासत का रुख है, खतरा है नहीं है, नहीं तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ये सारे जो सिमत है इसका तयन जो है वो मीडिया करता है और हमारे जो नाम नहाद तज्जिया नकार और कुछ दिफाई तज्जिया नकार जो बैठते हैं ना रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, इस सिमत का करते हैं तयन वो। मैं बड़े दो टोक अंदाज में ये कहना चाहूंगा कि 90 की दिहाई में यही सियासत जो है ये पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने की। उसके इंतहाई मुज़र असरात हुए, सियासत के हवाले से भी, मुल्की हवाले से भी और जमहूरियत के हवाले से भी। जब उन बुरे असरात को देखने के बाद उन दोनों जमातों ने, दोनों क़यादतों ने जो है वो उससे जो है वो आप समझ लें कि माफी तलाफी की या उससे नसीहत हासिल की। उसके बाद मीडिया ने वो डगा लगाया कि जी ये मुकमका है, ये जी सर हमने नहीं सर, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का मैं नहीं, मुझसे मेरे कहने से मुराद आप या आपका प्रोग्राम नहीं है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के पास और क्या रास्ता है कि अगर वो एहतजाज की सियासत ना करे और वो जो है वो फिर दोबारा से वही सियासत जो 90 की दिहाई में थी वो उसको जो है वो ज्वाइन। एक मिनट राणा साहब, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को खास तौर पे पीपल्स पार्टी को वो मजबूर है, उसके बाद रास्ता कोई नहीं है, ये उनकी अपनी चॉइस नहीं है एहतजाज। ये मैं कायरा साहब से पूछूंगा बाद में। मैं नहीं, देखिए बात ये है कि कायरा साहब से इस बात को आप यानी जो है ना वो उनको आप उनसे इकबाली बयान हासिल ना करें। वो उन्होंने आपका स्टेटमेंट सुन लिया ना सर। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को इस हद तक जो है वो कॉर्नर किया गया कि जी ये तो मिले हुए हैं, ये मुकमका की सियासत है, ये अंदर से मिले हुए हैं, ये दाएं बाएं से मिले हुए हैं, ये ऊपर से मिले हुए हैं, नीचे से मिले हुए हैं। तो अब जब यानी सियासत अगर PTI करती है एहतजाज की सियासत, तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को अपनी स्पेस लेनी चाहिए। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा जो है ना वो ये तजिया है। और जहां तक मैं हमारे साथ आरिफ अलवी साहब भी मौजूद हैं। मैं आरिफ अलवी साहब के पास वही बारा मामला टॉस करता हूं कि आरिफ अलवी साहब, सिस्टम डिरेल होने का, जमहूरियत खतरे में आ जाने का ये तासुर बड़े शद और मत के साथ दिया जा रहा है। जी, मैं समझता ये हूं और गुजारिश आपसे करूंगा कि कोई सिस्टम को खतरा नहीं है। सिस्टम को ये खतरा नहीं है कि कोई और इदारा या फौज आकर किसी अंदाज से सिस्टम पर कब्जा कर लेगी। मैं जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहता हूं, मेरी पार्टी भी मुस्तहकम देखना चाहती है। और ये जो चीज़, इससे घबराहट क्यों हो रही है? ये जो अगर कुछ बैनर्स किसी ने लगा दिए और अभी फरमाया PMLN के रिप्रेजेंटेटिव ने कि कोई हैसियत भी नहीं है उन बंदों की, मगर उन्होंने एक शोशा छेड़ दिया। मगर परेशानी क्यों होती है? मीडिया क्यों इस बात को पिक सर, एक SHO का काम है पर्चा देके अंदर करते बात खत्म करता है कि तारीखी तौर पर हेलो जी फरमाइए। तारीखी तौर पर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तारीखी तौर पर हुआ ये है कि पाकिस्तान के मसाइल जब बढ़ते चले जाते हैं और कोई भी अगर सर्वे आप कराएं ओपिनियन पोल्स के एतबार से, तो फौज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में हमेशा अच्छी रही है। फौज की कुर्बानियां रहती हैं, फौज जाने दे रही है, दहशतगर्दी की मुहिम के खिलाफ जाने दे रही है, तो फौज की एक पॉपुलैरिटी है उस इंस्टीट्यूशन के एतबार से। मगर जब हालात के अंदर लोग भी बेबस हों तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है जमहूरी इदारों के अंदर। क्यों घबराहट शुरू होती है? क्योंकि दहशतगर्दी के मामले में
जो सिविलियन साइड नहीं कर सकी। अल्टीमेटली हमने 22 अमेंडमेंट के तहत मुल्क ने यूनाइट होकर फौज के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली, जो वो लेना भी चाहती थी कि आओ दहशतगर्दी का मुकाबला करो। बड़ी अच्छी तरीके से किया। बीच में उन्होंने एंटी करप्शन का भी मामला कोई शुरू कर दिया, जो उनके दायरे कार से थोड़ा ज्यादा था, मगर दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जो फाइनेंसियर हैं उनके ऊपर भी हम हाथ डालेंगे। मैं कहता ये हूं कि घबराहट जमहूरियत को इस वजह से होती है कि जब दहशतगर्दी, करप्शन जैसा एक बड़ा आसेब है जो मुल्क पर सवार है, इंसाफ का ना मिलना, तो जो जमहूरियत का जो फर्ज है वो जमहूरियत को पूरा करना चाहिए। मैं यकीनन साथ साथ ये कह रहा हूं कि कोई खतरा नहीं है, ये भी कह रहा हूं कि यार जमहूरियत को अगर वो करप्शन को इग्नोर करेगी, मिसाल के तौर पर पनामा लीक्स को इग्नोर करेगी, मिसाल के तौर पर लोग जानते हैं कि 41 अरब डॉलर की करप्शन पाकिस्तान में, ये हुकूमत के इदारे ने कहा है, ये डीजी नैब सिंध ने ये बात कही है कि 41 अरब डॉलर सालाना की करप्शन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जमहूरियत अपने फराइज कर रही है या नहीं, ये आपका नुक्ता है कि जमहूरियत अपने फराइज पूरे राणा साहब कर रही है, आपको लगता है? जी, मैं समझता हूँ कि अगर इस एहतजाज में इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना जो है पड़ेगा ना, तो मैं इसको बिल्कुल उससे मुतबादल नहीं कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में, ये कोई और इदारा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत अपने खतरात को दूर करे, जो आइन का वादा है वो पार्लियामेंट पूरा करे, तब ये मामलात अपने आप ही चैन की नींद। जी राणा साहब रिस्पॉन्ड कर दें, राणा साहब रिस्पॉन्ड कर दें। जी आरिफ अलवी साहब, मैं राणा साहब रिस्पॉन्ड लें। देखिए इमरान अलवी साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बैलेंस बात की है उन्होंने, और बिल्कुल एक सियासी लीडर का, एक सियासी जमात का, एक सियासी कारकुन का यही जो है वो मौक़िफ़ होना चाहिए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ठीक है, पीटीआई में कुछ लोग जो है वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी जो है वो इस एहतजाज में ऑन बोर्ड होगी और इस एहतजाज में शामिल होगी, तो मैं समझता हूँ कि वो रेड लाइन जिसको क्रॉस करने के बाद कोई ये कह सकता है या कोई ये समझ सकता है कि वो खतरा हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे तो इस बात के ऊपर पूरा एतमाद है कि पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत है, उसने तमाम हालात, उसने 70 की दिहाई से लेके 80 और 90 की दिहाई के हालात देखे हुए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो दोबारा कोई इस किस्म का अमल दोहराएंगे कि जिससे ये मुल्क जो है ये दोबारा 70 या 99 जैसे हालात से जो है वो दो चार हो। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा। एक ब्रेक से वापस आके कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, कि क्या पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन गई है एहतजाजी सियासत करना अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उन पे एलिगेशन बहुत लगा कि ये अंदर से मिले हुए हैं, बकौल राणा साहब के कहां से मिले हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आके पूछते। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कायरा साहब, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी बेसिकली, एतजाज हसन साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक पीएमएलएन के हुक्मरान जो हैं वो सिस्टम के लाडले हैं, और इस सिस्टम में उनको सजा नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद हम एहतजाज करेंगे। तो क्या इसको मान लिया जाए कि आप सिर्फ अपने ऊपर से ये तोहमत उठाने के लिए कि हम उनके साथ मिले हुए हैं, या अपनी जो हैसियत है उसको, पॉलिटिकल हैसियत को बढ़ाने के लिए आप मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस असूली मौक़िफ़ को लेके साथ आगे बढ़ी है, बट मैं इस पे जवाब देने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूं। राणा साहब ने फरमाया है कि जो बैनर लगे हैं वो फैसलाबाद का कोई शख्स है, कोई बेहसियत सा आदमी है, लेकिन ये बात अचंभे की है कि सारे पाकिस्तान में एक रात में कारपोरेशनें भी हैं जो आम इश्तिहार लगने नहीं देती, और इस तरह का बहुत बड़ा काबिल एतराज इश्तिहार लगवा देना और सैकड़ों की तादाद में हर शहर में उसके डिस्प्ले हो जाना एक ही वक्त के अंदर, ये बड़ा अचंभे का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर मुतालबा कर रहा हूँ वजीर दाखिला से कि वो इस मामले की तहकीकात करके इसकी बाकायदा रिपोर्ट दे, सारी कौम को बताएं। बिल्कुल, पहले कंटेंट पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, इजाजतनामा होता है, फिर लगते हैं इश्तिहारात, ठीक बात। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, और अगर गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है तो फिर इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का टूल भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। जो हमें शक है कि हुकूमत शेर आया का जाली नारा लगा के इस तरह एक पब्लिक ओपिनियन को टिल्ट करना चाह रही है। लेकिन दूसरी बात,
पीपल्स पार्टी ने पनामा इशू में जो भी सूरत हाल ऐसे वक्त स्टैंड लिया है वो एक बड़ा असूली सा मौकफ है, सारी जमातों का, सारे मीडिया का वही मौकफ है। आप हमें बताइए, अगर सिस्टम को खतरे की बात कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? अपोजिशन तो कह रही है कि इसकी तहकीकात कराई जाए, और अगर तहकीकात नहीं कराती तो हुकूमत है। अगर तहरीक चलेगी, अगर एहतजाज होगा तो उस सूरत में होगा कि गवर्नमेंट हमारा मुतालबा नहीं मानेगी। सारी दुनिया में तहकीकात हो रही है, अगर गवर्नमेंट नहीं कराती तो फिर हम एहतजाज करेंगे। तो बेहतर यह है कि अगर गवर्नमेंट को खतरा है कि एहतजाज की सूरत में कोई गलत काम, मैं तसल्ली से कहता हूं नहीं होगा, लेकिन अगर खदशा है, एक्सपर्ट समझते हैं खदशा है, तो फिर हुकूमत को चाहिए ना, बाल तो गवर्नमेंट की गेम का कोर्ट में है कि वो ऐसा खदशा पैदा ही ना होने दे। वो जो सवाल है उनके हाथ तो साफ है, हुकूमत के हाथ साफ है, वजीर आजम साहब और उनके खानदान के हाथ साफ है, तो मसला क्या है? फिर वो उनको चाहिए कि अगर कोई ऐसी साजिश हो रही है तो उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दें, और वो अपोजिशन का मुतालबा मान ले। अपोजिशन गवर्नमेंट का जो मुतालबा मान रही है, उनके चारों पॉइंट्स का अपोजिशन ने मान लिया है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपोजिशन के पॉइंट मान ले, इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाएगी। ठीक है। और ये बात एहतजाज लाजमी तौर पर तशद्दुद की सूरत अख्तियार करेगा, इस पे भी गवर्नमेंट का नुक्ता नजर होता है। अगर तो लाहौर मॉडल टाउन वाला वाकया करना हो कि जहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चल गई बगैर किसी वजह के, ना आग लग रही थी, ना इंसानी जानें खतरे में थी, ना कोई एक्यूट पोजीशन थी कि जिस पे गोलियां चलाने का फैसला वो मैं हुकूमत से, अगर ऐसी सूरत, वो राणा सनाउल्लाह साहब से मैं पूछता हूं कि वो आप टैकल कैसे करेंगे जब आप लोग दोबारा एहतजाजी सियासत शुरू करेंगे? जो आपने फैसला तो कर ही लिया है। मैं आरिफ अलवी साहब, भाई साहब 100 दिन हो गए हैं सर, बात करेगी ना आरिफ अलवी साहब 100 दिन हो गए हैं और तहकीकात शुरू नहीं हुई सर जी, EOR नहीं बने सर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास वक्त की भी किल्लत है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 3 मरतबा इस बात को रख चुके हैं कौम के आगे, 2 मरतबा टेलीविजन पर, 1 मरतबा पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा है कि जी मेरी तहकीकात कर लो। वो हमारा सिर्फ मामूली सा कहना है कि कोई भी अदालत दुनिया भर की हो, वो किसी डिपेंडेंट की बात जब करती है, किसी गार्जियन उसका गार्जियन से सवाल जवाब होता है, तो ये मामला बड़ी बारीकी में फंसा हुआ है। मगर मेरे भाई ये बताओ कि नैब, ये बताओ कि FBI, वो जो 580 दूसरे लोग हैं वो भी बचकर निकल जाएंगे। किसी को नोटिस दिया है, किसी से बात की है? मुझे इसी वजह से लगता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। ये अपने 4 लोगों को बचाने के चक्कर में सारे पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। सारे पनामा पेपर्स के अंदर जो चीजें वो छुपी रहेंगी। क्या मुश्किल है कि नैब और जो FIA है और FBI है वो उनको नोटिस देती है? एक बात। दूसरी बात ये कि आपको याद है कि हम 4 सीटों की तहकीकात की गुजारिश कर रहे थे। 3 के फैसले हमारे फेवर में हुए, 1 अभी अदालत में मौजूद है। अगर ये 4 की तहकीकात हो जाती तो हम सड़क पर भी नहीं आते। ये हुकूमत का अजीब मिजाज है कि जनाब हम सड़क पर आए, हमने इतना बड़ा धरना किया, सब कुछ किया, उसके बाद सारे वो मस्बत काम जो हम डिमांड कर रहे थे वो उसके बाद मंजूर हुए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन भी बना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हो रही हैं और वो मुकदमे भी हैं और तहकीकात भी हुई। अच्छा, मैं यही कह रहा हूं इस मामले में भी ये बिलावजह डिले कर रहे हैं। ये तहकीकात करें, ओपनली करें। प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि मेरी जेब के अंदर कुछ नहीं है, ये लो जेब देख लो। लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो यही कह रहे हैं, मगर बाकी सारे मिनिस्टर ये कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया। भाई प्राइम मिनिस्टर खुद आया था टीवी पर, प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में गया, उसने कहा मेरी तहकीकात कर लो। अरे मैं कहता हूं अगर इमरान खान का नाम डालना है उसका भी डाल दो, उसका नाम भी पनामा लीक्स में नहीं है मगर डाल दो, मगर करो इसको, निकलो। अगर नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में। यूं है कि अवाम जानते हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। अवाम अगर सड़कों पर निकलेंगे तो ये हुकूमत कमजोर होगी। मैं ये कहता हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सड़क पर नहीं निकले, मगर जो रिएक्शन है और जिस एतबार से ये हुकूमत चल रही है, मुझे लगता ये है कि सड़क पर निकलना पड़ेगा। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब के वापस आने से ये लगता क्या सर? आप तो डिसाइड कर चुके हैं, तारीखें दे दी हैं आप लोगों ने, इनकी बात सुन ली जाए और समझ ली जाए। नहीं इमरान एक बात जी कर सर क्विकली, मैं फिर राणा साहब से रिस्पॉन्ड। हाँ, अपोजिशन के पास ऑप्शन है क्या? अपोजिशन या तो इस मामले को बिल्कुल छोड़ दे, जो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, आप बता दीजिए, या इस मामले के अंदर हम जो मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का नुक्ता नजर भी समोले और अपोजिशन का नुक्ता नजर भी समोले। अगर राणा सनाउल्लाह साहब जैसे कोई बंदे मामला फहम हुए तो मामला हल हो जाएगा। ये मामला अगर टेढ़ा होता है, अगर एहतजाज की तरफ जाता है, अगर सड़कों गलियों पर एहतजाज होता है, अगर तशद्दुद की कोई बात और खतरे की कोई बात होती है, तो जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना, जो मान रही। राणा साहब, ये मसला क्या है क्या गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट हर बात को
आखिरी नहज तक क्यों ले जाती है सर? बिफोर टाइम भी हो सकती हैं चीजें। नहीं देखें, इसमें अलवी साहब ने जो बात की है, अलवी साहब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हकायक जो है वो अलवी साहब के बिल्कुल पेश नजर होंगे। मैं उन्हें याद दिला देता हूँ कि जब अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू करना था गालबन 14 अगस्त को 2014 को, तो उससे कोई 2 दिन पहले 12 या 13 को वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए ये कहा था कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो तहकीकात करवाई जाए इलेक्शन में धांधली से मुतल्लक, तो आइए हम 5 रुकनी जो है वो कमीशन मुकर्रर करते हैं, वो इलेक्शन की जो है वो धांधली की तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ का जो है ये नारा ये होगा कि नहीं, पहले इस्तीफा दें उसके बाद तहकीकात होगी। लेकिन फिर 6 माह बाद दिसंबर में आके फिर बात वहीं पे तय हुई थी, तहकीकात ही हुई थी, इस्तीफा नहीं हुआ था। अब भी मामला ये है कि एक तरफ अपोजिशन के TORs हैं जिनमें जो है वो मैं समझता हूँ अपोजिशन पे तो नहीं है, वो एतजाज अहसन साहब के TORs हैं। वो ये है कि जी ये एहतसाब जो है ये सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए नवाज शरीफ साहब का या उनकी फैमिली का, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जनाब अक्रॉस दी बोर्ड हो, वो शरीफ फैमिली हो, वो तरीन फैमिली हो, वो ये अपना खैबर पख्तूनख्वा में जो शोर पड़ा हुआ है करप्शन का वो हो, या जरदारी फैमिली, जो भी हो अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर चलें, एक तरफ TORs हैं अपोजिशन के, एक तरफ हैं गवर्नमेंट के, अगर ये तस्फिया नहीं होता तो चलें वो ऑफर जो इससे पहले गालबन इसहाक डार साहब दे चुके हैं, अगर नहीं भी दी तो उसको जो है वो आगे लाया जाए कि ये दोनों TOR जो हैं वो उस कमीशन के सुपुर्द कर दिए जाएं जिस कमीशन ने सारे मामले की तहकीकात करनी है। वो सुप्रीम कोर्ट के 3 या 5 जजेस होंगे, वो इन TORs में से जिन TORs को जजेस डिसाइड करेंगे, बेहतर समझें, यानी आपके TORs और अपोजिशन के TORs ले जाके रख दिए जाएं जजेस के सामने, वो डिसाइड करेंगे कि उनको उसमें क्या चाहिए। जी कार साहब, वो कमीशन जो है वो डिसाइड कर ले। जी कार साहब, राणा साहब से राणा साहब बड़े संजीदा आदमी है और बड़े ज़हीन आदमी है। एक सिर्फ गुजारिश है कि हमारे अपोजिशन के TORs में से सिर्फ ये बता दे कि वो कौन सा नुक्ता है जिसको वो कह रहे हैं कि एतजाज साहब ने सिर्फ वजीर आजम साहब के गिर्द दायरा लगाया है। हमने 600 कुछ लोग हैं, 600 के 600 लोगों के लिए कहा है कि एक क्राइटेरिया बना दें। सिर्फ एक काम है, उन 15 पॉइंट्स में से कई चीजें तो वो है ना कि कमीशन कैसे बनेगा, कानून क्या होगा। जी सर, मैं अनफल वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास, वक्त खत्म हो रहा है, इसके ऊपर पहले भी बात करते रहे, आइंदा भी होती रहेगी।